हेलो दोस्तों, स्टडी विद एनू में मैं एनू आपका स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आपको पता है, ये आपकी घटना चक्र की पीवाईक्यू वाली क्लास है जिसमें आपको मैं घटना चक्र की यूपी ट्रिपल एस सी पेट के जो आपके हल प्रश्न पत्र हैं 17 जो कि आपके टॉपिक वाइज दिए हुए हैं, उसको मैं आपको करा रही हूँ। तो ये एक तरीके से आपका प्रैक्टिस सेशन है, यानी कि आप इसमें जो है ना, जितना भी आप पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन हैं, जो भी अब तक यूपी ट्रिपल एस सी ने क्वेश्चंस कराए हैं 2015 से लेकर के आपका 2023 तक, जितना भी एग्ज़ाम यूपी ट्रिपल एस सी ने कराए हैं, उन सब के टॉपिक वाइज मतलब किस किस टॉपिक से क्या क्या आपको पूछा गया है वो सारा इसमें है। तो इसमें आपके 2 पार्ट मैं आपको दे चुकी हूँ, और इसीलिए मैं ये सुबह 8 बजे आ रहा है और मैंने एनसीईआरटी की क्लास को ना होल्ड पे कर दिया है, क्योंकि इसके लिए अब एग्ज़ाम का टाइम नहीं बचा है, मतलब पेट का। इसलिए मैंने सोचा कि प्रैक्टिस सेशन आपका हो जाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे तो एग्ज़ाम के लिए अच्छा रहेगा। तो आज थोड़ा सा वॉइस डाउन है मेरी क्योंकि मुझे कोल्ड हो गया है जैसा कि आपको पता है 2-3 दिन से तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ना तो है ही। तो चलिए थोड़ा सा वॉइस को मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ। आज खैर थोड़ा गला कम दर्द हो रहा है, लेकिन खांसी सी है थोड़ी, तो सॉरी इसके लिए। और शुरू करते हैं। तो आपने इसका एशियन इंडियन हिस्ट्री वाला पार्ट देख लिया होगा, और मिडवेल भी मैंने करा दिया, तो 2 पार्ट आपके हो गए। ये आज आपका 3rd पार्ट है, जिसमें आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पूरा का पूरा ख़त्म करेंगे, जितनी भी देर का वीडियो होगा। अब मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, आपको देखना पड़ेगा। 2x स्पीड पर देखिए, 3x स्पीड पर देखिए, जितनी स्पीड पे देखना चाहते हैं आप देखिए, पर क्वेश्चंस को लगाइए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो पहला है टॉपिक, आधुनिक भारत इतिहास में ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय जिसके एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद एनू पे नए हैं तो स्टडी विद एनू को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मेरे द्वारा जितने भी सब्जेक्ट्स और जितना भी कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको मिल सके, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने 1741 में कोलचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था, ठीक है। तो ये परास्त किया था मार्तंड वर्मा ने। आज थोड़ा मैं तेज़ी से नहीं चल पाऊँगी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि थोड़ा सा डाउन हूँ मैं, तो हो सकता है थोड़ा सा वीडियो ये बड़ा हो जाए, ठीक है। तो इसका आंसर है मार्तंड वर्मा, ठीक है। अब इसका डिस्क्रिप्शन भी देखते हुए चलते हैं। कोलचेल का युद्ध 1741 में त्रावणकोर के राजा मार्तंड वर्मा तथा डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ, जिसमें त्रावणकोर की सेना ने डच सेना को परास्त कर दिया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई है? तो भाई 1602 में हुई है, ये याद रखिएगा। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 में अंग्रेज़ों और डचों के मध्य हुए वेदरा युद्ध से हुआ था, ठीक है। तो कुछ चीज़ें हमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं वो। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट उतरा? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1498 में, ठीक है। तो पुर्तगाली नाविक था वास्को डी गामा, जो कि 20 मई 1498 को मालाबार के कालीकट केरल के तट पे पहुंचा, और वहां के स्थानीय शासक, जिसकी उपाधि जैमोरिन थी, ने उसका क्या किया था? स्वागत किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक ने डैश वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की? तो अभी हमने देखा 1498 में, ठीक है, कालीकट के तट पे पहुंचा था। भारत में VOC वेरी निगडे ओस्टेंडिशे कंपनी का गठन किसके द्वारा किया गया? तो इस कंपनी का गठन किया गया है डचों के द्वारा, ठीक है। किसके द्वारा? डच के द्वारा, ठीक है। इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। तो भारत में VOC जो कि वेरी निगडे ओस्टेंडिशे कंपनी का गठन डच के द्वारा 1602 में किया गया। कब किया गया? 1602 में। एशिया में सक्रिय प्रारंभिक यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में यह एक प्रभावशाली कंपनी थी, ठीक है। नेक्स्ट है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? तो भाई जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 1600 में, तो उस समय भारत में मुग़लों का शासन था। और आपको पता होगा कि उस समय अकबर का शासन था, क्योंकि जब टॉमस रो आया भारत दूत बन के,
तो वो जहांगीर के शासनकाल में आया था। और जहांगीर का जो शासनकाल है वो ईस्ट इंडिया कंपनी जब इस्टेब्लिश हो रही थी, तो उससे पहले उसके पिता जो कि अकबर थे उनके शासनकाल में वो बनी थी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई और उस समय, हाँ देखो आंसर लिखा है ना, उस समय भारत में मुग़ल बादशाह अकबर का शासन था। ठीक है, ये याद रखना। ये क्वेश्चन कई बार आता है कि किसका मतलब यहाँ पे तो लिख दिया कि मुग़ल सम्राट, लेकिन उसमें ना वो पूछ लेता है कि कौन सा था। और ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में गलती करते हैं, क्योंकि टॉमस लो जहांगीर के शासन में आया था तो हमें वो याद रहता, तो हम जहांगीर लगा देते हैं। लेकिन जहांगीर के टाइम पर ईस्ट इंडिया कंपनी इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी अकबर के शासनकाल के समय पर इस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो सिराजुद्दौला जो है वो प्लासी के युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था और ये युद्ध आपका 1757 में हुआ था। ठीक है, डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को अंग्रेज़ सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में हुआ था। इस युद्ध में सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफ़र था और मीर जाफ़र की धोखाधड़ी के कारण ही सिराजुद्दौला की हार हुई थी। अगर मीर जाफ़र धोखा नहीं देता ना तो सिराज अंग्रेज़ों से नहीं हारता। अंग्रेज़ हार जाते बट सिराज नहीं हारता। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध मैंने अभी बताया 23 जून 1757 को लड़ा गया था। ठीक है, किसके बीच? अंग्रेज़ों और सिराजुद्दौला के बीच में। आगे बढ़ते हैं। प्लासी की लड़ाई अंग्रेज़ों और किसके बीच हुई थी? तो भाई अंग्रेज़ और सिराजुद्दौला के बीच में प्लासी की लड़ाई हुई थी। ठीक है, आगे देखें। इसमें से किस लड़ाई में अंग्रेज़ों के ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया? तो हमने बताया 1757 प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला को हराया था। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुग़ल सम्राट को प्रतिवर्ष डैश का भुगतान करने के लिए सहमत हुई। ठीक है, तो बक्सर का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो प्रतिवर्ष जो है 26 लाख रुपए, ठीक है, कितने? 26 लाख रुपए जो है भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि बक्सर का युद्ध के बाद में, बक्सर का युद्ध कब हुआ है? तो बक्सर का युद्ध आपका 1765 में हुआ था। ठीक है, तो बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। ठीक है, और जो इसकी संधि होती है वो आपकी 65 में होती है। तो बक्सर के युद्ध के बाद में अगस्त 1765 में, ठीक है, क्लाइव ने मुग़ल बादशाह उस समय था शाह आलम द्वितीय। कौन था? शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, शाह आलम द्वितीय से इसने क्या किया था? इलाहाबाद की संधि की थी। ठीक है, इलाहाबाद की संधि हुई थी इसकी 12 अगस्त और 16 अगस्त, 2 संधियाँ हुई हैं इलाहाबाद की। तो 12 अगस्त और 16 अगस्त में एक अवध के नवाब से हुई थी और दूसरी मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय से इलाहाबाद की संधि हुई। इसके अनुसार मुग़ल बादशाह ने क्या किया था, यानी शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो कंपनी को सौंप दी थी। तो एक चीज़ तो ये हुई थी, ठीक है, उस संधि के दौरान। दूसरी चीज़ क्या हुई कि कंपनी ने क्या किया, अवध के नवाब से कड़ा और मानिकपुर लेकर के मुग़ल सम्राट को दे दिया। ठीक है, तो अवध का जो नवाब था उससे कड़ा और मानिकपुर ले लिया और मुग़ल सम्राट शाह आलम को दे दिया इस इलाहाबाद की संधि में। तीसरी बात ये हुई कि कंपनी ने क्या किया, मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को वार्षिक 26 लाख रुपए देना स्वीकार किया। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा और यही चीज़ डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो अब इसको नहीं पढ़ते, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, बक्सर के युद्ध के बाद डैश के नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुग़ल सम्राट को सौंप दिया, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आया था। तो मैंने अभी बताया अवध के नवाब ने, ठीक है, मुग़ल सम्राट शाह आलम को सौंप दिया था।
किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? तो पुर्तगालियों को पराजित किया था 1612 में। ठीक है, 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के निकट स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। क्या नाम था? अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। ठीक है, उसने किया। अंग्रेज़ों की इस वजह से पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता क्या हो गई थी? भंग हो गई थी। ठीक है, वरना पहले तो पुर्तगाली ही व्यापार कर रहे थे यहाँ पे। अब बात आती है कि पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष शुरू किया? तो पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में शुरू किया था। ठीक है, डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन 1616 में शुरू किया। ठीक है, और इन्होंने जो है 1620 में, कब? 1620 में अपनी जो फैक्ट्री है वो ट्रान के बार में स्थापित की थी। कहाँ की थी? ट्रान के बार में इन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, नेक्स्ट है श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वो निम्नलिखित में से किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है? तो वो मैसूर शहर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कर्नाटक का ऐतिहासिक शहर है श्रीरंगपट्टनम। ठीक है, मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मैसूर पर हैदर अली और उनके पुत्र टीपू सुल्तान का शासन था। ठीक है, नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद मांगी थी? तो भाई ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए टीपू सुल्तान ने फ्रांसीसियों से मदद मांगी थी। ठीक है, और ये कब की बात है? तो ये आपका चतुर्थ यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी बात है। ठीक है, इसने मांगी थी। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 है में उसकी टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो भाई टीपू सुल्तान जो है वो मैसूर का शासक था। ये फ्रांस की क्रांति से अत्यधिक प्रभावित था। इन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ पर इन्होंने क्या किया? जैकोबिन क्लब की स्थापना करी। किसकी स्थापना करी है? ये चीज़ क्वेश्चन आता है कि टीपू सुल्तान ने किसकी स्थापना करी थी? तो जैकोबिन क्लब की स्थापना करी थी। ठीक है, साथ ही अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर की मैत्री के प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने और अंग्रेज़ों के विरुद्ध सहायता प्राप्त करने के लिए आधुनिक रीति से दूतावासों की स्थापना की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने किसे पराजित किया? तो भाई श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ठीक है, और श्रीरंगपट्टनम या सेरिंगपट्टनम के युद्ध में अंग्रेज़ों ने 1799 में टीपू सुल्तान को हराया था। और इस चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान पूर्णतः पराजित हुआ और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस युद्ध के पश्चात अंग्रेज़ों ने मैसूर की गद्दी पर अडियार वंश के बालक कृष्णराज को बैठा दिया था। ठीक है, नेक्स्ट है सेरिंगपट्टनम की संधि पर हैदराबाद के निज़ाम टीपू सुल्तान और निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल के बीच हस्ताक्षर किए गए थे? तो ये कॉर्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में हस्ताक्षर हुए थे। और ये बात है आपकी थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध की, जो कि 1790 से लेकर 1792 में लड़ा गया था। ठीक है, इसमें ब्रिटिश सेना के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ टीपू सुल्तान ने किया था। भयंकर प्रतिरोध के बावजूद टीपू सुल्तान अंततः हार गया और उसके परिणाम स्वरूप उसने श्रीरंगपट्टनम की संधि पर हस्ताक्षर किए। श्रीरंगपट्टनम की संधि ने तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को समाप्त कर दिया और इसके हस्ताक्षरकर्ताओं में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से कॉर्नवालिस,
हैदराबाद के निज़ाम और मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि तथा मैसूर के शासक टीपू सुल्तान शामिल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किए थे? तो ये बात है 1809 की। ठीक है, 1809 में रणजीत सिंह और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अमृतसर की पहली संधि हुई थी, जिसकी मध्यस्थता चार्ल्स मेटकॉफ ने की थी। ठीक है, और ये संधि लॉर्ड मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, तो इसका आंसर आपको पता चल गया 1809। ठीक है, ये संधि जो है वो मिंटो प्रथम के शासनकाल में हुई थी, ये बात याद रखिएगा। जो मिंटो प्रथम था फर्स्ट, उसके शासनकाल में ये संधि हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट है बॉम्बे यानी बम्बई। अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल से थाने तक भारत में पहली यात्री ट्रेन किस वर्ष चली थी? तो मुंबई से लेकर थाने तक आपकी जो ट्रेन चली थी वो सबसे पहली ट्रेन 1853 में चली थी और डलहौजी के शासनकाल में चली थी। तो डलहौजी हैं जिन्होंने रेल निर्माण की दिशा में पहला प्रयास किया था। ठीक है, और इनके द्वारा ही भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास किया गया। प्रथम यात्री ट्रेन जो है वो 1853 में मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से, कहाँ से? बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच में चलाई गई थी, जो कि अब छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल है, जो बोरी बंदर आपका स्टेशन था उस समय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे हेस्टिंग। ठीक है, तो हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल है। 1774 से 1785 तक इनका शासनकाल रहा और इनके शासनकाल में ब्रिटिश संसद के द्वारा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 और ईस्ट इंडिया एक्ट आपका 1784 जो है वो पारित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने सती प्रथा समाप्त करने हेतु डैश में कानून पारित किया। तो भाई इन्होंने कानून पारित किया था 1829 में। ठीक है, समाप्त करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को किसके द्वारा समाप्त किया गया? तो अभी हमने देखा विलियम बेंटिक के द्वारा। कब किया गया? तो 1829 में, और इन्होंने इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया और राजा राम मोहन के प्रयासों से। ठीक है ना। कौन सा दूसरा प्रांत था जिसने सहायक संधि को स्वीकार किया है? तो सहायक संधि को स्वीकार करने वाला था दूसरा प्रांत मैसूर, और पहला कौन सा था? अवध था। ठीक है, भारतीय रियासतों को अंग्रेजी राजनीतिक परिधि में लाने के लिए वेलेजली ने सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया। सहायक संधि को स्वीकार करने वाली पहली रियासत आपकी हैदराबाद थी, मैंने अवध बोला। पहली रियासत आपकी हैदराबाद थी, जो कि 1798 में जो है विलय हुआ, 98 से लेकर के 1800 तक में। दूसरी आपकी रियासत थी मैसूर 1799 में, जब टीपू सुल्तान की मृत्यु होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त तंजौर जो है वो 1799 में आया। अवध आपका 1801 में आया। ठीक है, मैंने गलत बोला था पहले। पेशवा 1802 में आया और बरार के भोसले 1803 में, सिंधिया 1804 में, जोधपुर, जयपुर, मक्शेरी, बूंदी और भरतपुर रियासतों ने भी सहायक संधि को क्या किया था? स्वीकार किया था। ठीक है, आगे बढ़े। सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ की गई थी? तो सिविल सेवा आपकी कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ की गई थी। तो भारत में सिविल सेवा जो है वो 1786 से लेकर 93 के बीच में, जब कॉर्नवालिस का शासनकाल रहा, जुलाई अक्टूबर 1805 में शुरू की गई थी। कॉर्नवालिस को भारत में सिविल सेवा का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन याद रखना है, ये भी आने के चांसेस हैं। ठीक है, उसने कॉर्नवालिस संहिता प्रस्तुत किया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर आधारित थी। इसने कर और न्याय प्रशासन को पृथक कर दिया। कॉर्नवालिस ने पुलिस, कर और व्यापार क्षेत्र में अनेक सुधार किए। प्रशासन में कार्यकुशलता के लिए उसने अधिकारियों के घूस, उपहार और निजी व्यापार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलयन कब हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा था अवध का विलयन हमारा हुआ था 1856। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय 1856 में हुआ। डलहौजी ने आउटरम की रिपोर्ट के आधार पर कुशासन का आरोप लगाकर अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। और उस समय अवध के नवाब कौन थे? तो भाई वाजिद अली शाह थे। कौन थे अवध के नवाब? हाँ, क्या लिख रही हूँ मैं? अवध के नवाब थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली। मैं कितनी भी अच्छी राइटिंग बनाने की कोशिश करूं, पता नहीं इस पेन से क्यों नहीं बनती है अच्छी राइटिंग। वाजिद अली शाह थे। डलहौजी ने अवध को कब कब्जे में लिया? तो भाई डलहौजी ने अवध को कब्जे में लिया है 1856 में, यानी कि 1857 की क्रांति के ठीक पहले। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। आगे बढ़े। डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए डैश अवध को कब्जे में लिया। तो भाई इन्होंने हड़प नीति के माध्यम से जो है अवध को कब्जे में ले लिया था। कब? 1856 में, याद रखिए। ठीक है, तो 1848 में डलहौजी भारत का गवर्नर जनरल बनकर भारत आया और भारतीय रियासतों के प्रति इसने हड़प नीति है ना का प्रतिपादन किया। विभिन्न रियासतों को ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत शामिल करने के लिए डलहौजी ने हड़प नीति के तहत विभिन्न आधार अपनाए थे। आउटरम की रिपोर्ट को ही फरवरी 1856 में अवध के अधिग्रहण का आधार बनाया था। डलहौजी ने अवध के नवाब वाजिद अली शाह पर अवध में कुशासन और अव्यवस्था का आरोप लगाया और ब्रिटिश साम्राज्य में उसका विलय कर लिया। डलहौजी की नीति के संदर्भ में जो है ना, इसका विकल्प तो आपका बी होगा, यानी हड़प नीति के माध्यम से। जबकि आधार के संदर्भ में अगर इसका उत्तर पूछा जाए तो राज्य में अव्यवस्था का जो माध्यम है वो होगा। लेकिन जो हमारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड है, इसने इसका उत्तर विकल्प बी माना है, यानी कि हड़प नीति के माध्यम से। ठीक है, तो आधार के हिसाब से ए हो सकता है और वैसे इसका डी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही आंसर है आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनवरी 1858 में कैनिंग डैश चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। तो भाई कैनिंग जो थे वो इलाहाबाद। ठीक है, तो जनवरी 1858 में कैनिंग इलाहाबाद चले गए और दिल्ली डिवीज़न को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया। 1857 के विद्रोह के समय कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, तो 1857 की जब क्रांति हुई है तो वो कैनिंग के समय पर ही हुई है। ठीक है, ठीक है, डलहौजी जो था वो 1856 तक रहा है लेकिन उसके बाद 1857 की जब क्रांति हुई है तो उस समय कैनिंग गवर्नर जनरल था। ठीक है, ये चीज़ को याद रखिएगा। आगे बढ़े। तो डलहौजी 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, और 1857 से आपका कैनिंग हो गया था। ठीक है, आगे चले। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, क्वेश्चन गलत हो जाता है बहुत बार। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय प्रशासन का पिता कहा जाता है? तो स्थानीय प्रशासन का पिता कहा जाता है रिपन को। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो रिपन के कार्यकाल में प्रस्तुत स्थायी स्वशासन प्रस्ताव, जो कि 1882 की बात है, से भारत में आधुनिक स्थानीय स्वशासन का आरंभ माना जाता है। रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। इन्होंने प्रांतीय सरकारों को आज्ञा दी कि वे प्रांतीय और स्थानीय नागरिक वित्तीय साधनों का एक सर्वेक्षण करें, जिससे ये निश्चित किया जा सके कि किन किन मदों में आम व्यय स्थानीय प्रशासन के सुपुर्द किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़े। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे अधिनियम 15 1856 भी कहा जाता है, 26 जुलाई 1856 को लागू हुआ। जिसे किसने लागू किया था? तो हमें पता है कि उस समय जो वो थे, जुलाई से कौन आ गए थे? कैनिंग आ गए थे। ठीक है, तो यहाँ पर कैनिंग ऑप्शन होगा। ठीक है, तो विधवा पुनर्विवाह की स्थिति सुधार करने के लिए ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने अथक प्रयत्न किए और 1855 में विद्यासागर ने ब्रिटिश सरकार से विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप 26 जुलाई 1856 को हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856
लागू किया गया, जिसे कैनिंग के द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा विधवा विवाह को वैध करार देते हुए इनसे पैदा होने वाले बच्चों को वैध माना गया है। ठीक है, वैध। आगे बढ़ते हैं। बंगाल का विभाजन 1905 ब्रिटिश वायसराय के द्वारा किया गया। तो भाई जब बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो उस समय भाई करजन थे। करजन के समय पर बंगाल का विभाजन 1905 में हुआ है। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद पे किया गया एक प्रचंड प्रहार था ये बंगाल का विभाजन। ठीक है, अंग्रेज सरकारों ने बंगाल विभाजन का कारण इसके बड़े प्रांत होने से प्रशासन में आने वाली असुविधा को बताया था। ठीक, अब बात आती है 20 जुलाई की। 20 जुलाई 1905। ठीक है, 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन के निर्णय की क्या हुई थी? घोषणा हुई थी। ठीक है, तो 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी, जो 16 अक्टूबर 1905 को ये योजना क्या हो गई? प्रभावी हो गई। ठीक है, तो घोषणा हुई है आपकी 20 जुलाई को। ठीक है, प्रभावी कब हुआ? तो 16 अक्टूबर को ये प्रभावी हुआ है। 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में क्या किया गया था? शोक दिवस मनाया गया था। क्या मनाया गया था भाई? शोक दिवस मनाया गया, क्योंकि उस दिन विभाजन लागू हो गया था। ठीक है, लोगों ने उपवास रखा था, वंदे मातरम का गीत गाया था और एक दूसरे को क्या बांधी थी भाई? राखी बांधी थी। इतना लोग दुखी हो गए थे बंगाल विभाजन से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1905 में बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो भाई अभी हमने बताया, उस समय करजन थे। ठीक है, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा करी, जिन्हें मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था 1909 में। ठीक है, तो करजन के स्थान पर 1905 में मिंटो को भारत का वायसराय नियुक्त किया गया और जॉन मार्ले को भारत राज्य सचिव बनाया गया। ब्रिटिश संसद के द्वारा पारित संवैधानिक सुधार, जिन्हें औपचारिक रूप से भारतीय परिषद अधिनियम 1909 कहा गया, सामान्यतः मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन मार्ले द्वारा तैयार किया गया मार्ले मिंटो सुधार किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो ये 1909 में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करी? तो स्थायी उपनिवेश की शुरुआत करने वाले थे कॉर्नवालिस। ठीक है, स्थायी उपनिवेश यानी कि स्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट को कॉर्नवालिस ने शुरू किया और इस व्यवस्था में ज़मीन का मालिकाना हक जो है वो ज़मींदारों को प्रदान किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? तो ये थी आपकी दस्तक। ठीक है, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भूमि राजस्व की मुख्यतः 3 प्रणालियाँ प्रचलित थी। एक तो थी स्थायी भूमि बंदोबस्त यानी जमींदारी प्रथा। ठीक है, दूसरी थी रैयतवाड़ी व्यवस्था और तीसरी आपकी महालवाड़ी बंदोबस्त था। तो दस्तक भू राजस्व की प्रणाली ना होकर बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जारी एक परिपत्र था, जो कंपनी के अभिकर्ताओं को दिया जाता था ताकि वे प्रांत के अंदर बिना चुंगी दिए व्यापार कर सकें। ठीक है, तो ये था आपका दस्तक। ठीक है, ना कि कोई प्रणाली थी। स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले शुरू किसने किया था? तो भाई स्थायी बंदोबस्त सबसे पहले बंगाल और बिहार में शुरू किया गया था। और किसके द्वारा? तो कॉर्नवालिस के द्वारा। कब? तो भाई 1793 में। कब? 1793 में शुरू किया था कॉर्नवालिस ने, जो कि बंगाल का गवर्नर जनरल था उस समय। स्थायी बंदोबस्त को ही कॉर्नवालिस कोड के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी और ज़मींदारों के बीच भूमि राजस्व को लेकर किया गया ये एक समझौता था। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट है महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी? तो महलवाड़ी प्रणाली जो है वो आपकी उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। तो महलवाड़ी प्रणाली जो है वो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश, जो कि आधुनिक मध्य प्रांत एवं बरार था, पंजाब में कुछ परिवर्तनों के साथ लागू की गई थी और इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत के कुल भू क्षेत्र का लगभग 30% कितना 30% जो हिस्सा था वो शामिल था। इसमें भू राजस्व व्यवस्था कृषक के स्थान पर सर्वप्रथम ग्राम या महाल के साथ स्थापित की जानी थी। ठीक है, नेक्स्ट है डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ? तो भाई विलय नीति का प्रथम शिकार जो था वो सतारा हुआ था।
ठीक है। डलहौजी का शासनकाल कब से कब तक रहा? तो भाई 1848 से डलहौजी रहे थे, हमने अभी बताया था 1856 तक, ठीक है। जिसने व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि विलय नीति की शुरुआत करी। इस सिद्धांत के अंतर्गत उसने रियासतों को मिलाना अंग्रेजी साम्राज्य में शुरू किया। तो सबसे पहले सतारा मिला। सतारा कब मिला है? तो 1848 में। उसके बाद इसने जैतपुर और संभलपुर को मिलाया था 1849 में, ठीक है। उसके बाद इसने बघाट को मिलाया 1850 में, ठीक है। उसके बाद इसने उदयपुर मिलाया था 1852 में, ठीक। उसके बाद इसने झांसी को मिलाया 1854 है, और फिर उसके बाद इसने नागपुर को मिलाया 1854 में, ठीक। इस तरह से, इस प्रकार डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार कौन था? सतारा था, जो कि 1848 में ही तुरंत आते ही इसने मिला लिया था इसको। कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? तो कट्टर समर्थक था भाई डलहौजी, इन्होंने शुरू किया। 1851 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने किस राज्य का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था? तो इसने किया था अवध के बारे में ये बात, ठीक है। 1851 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी ने अवध का वर्णन एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिरेगी के रूप में किया था। फरवरी 1856, ठीक है, फरवरी 1856 में अवध रियासत का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय जो है वो कुशासन के आधार पर किया गया था, ठीक है। और उसके बाद ही कौन आ जाता है? तो कर्जन आ जाता है उसके बाद, ठीक है। आगे बढ़े। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई ये जो सीधा क्वेश्चन है, माउंटबेटन थे, ठीक है। तो मार्च 1947 की बात है, ठीक है। माउंटबेटन ने भारत के गवर्नर जनरल पद के लिए शपथ ग्रहण किया और उन्हें सत्ता के हस्तांतरण के साथ यथासंभव भारत को संयुक्त रखने की विशेष हिदायत के साथ भेजा गया था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी से पूर्व भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भाई चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, ठीक है। आगे बढ़े। कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। 1947 में माउंटबेटन के द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो भाई वो रेडक्लिफ थे, इसीलिए रेडक्लिफ रेखा जो है बनी हुई है। तो 1947 में माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष सिरिल रेडक्लिफ थे। भारत और पाकिस्तान के मध्य रेडक्लिफ रेखा का संबंध जो है वो इन्हीं से ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह, वेल्लोर विद्रोह, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1806 में। जॉर्ज बार्लो, जो कि 1805 से 1807 तक शासन किया है, इसके कार्यकाल में भारतीय सैनिकों के द्वारा पहला बड़े पैमाने पर वेल्लोर विद्रोह 1806 में हुआ था, ठीक है। इस विद्रोह का मुख्य कारण सिपाहियों को उनके धार्मिक प्रतीक चिन्हों के प्रयोग से रोकना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये भाई 10 मई 1857 को हुई थी, ठीक है। 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री में, कब? 20वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फेंट्री तथा तीसरी कैवलरी रेजिमेंट की पैदल टुकड़ी ने चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग से इनकार करते हुए विद्रोह कर दिया था, ठीक है। किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई? तो भाई ये सिपाहियों के द्वारा की गई थी शुरुआत, ठीक है। कब की गई थी? तो हमने अभी ऊपर देखा 10 मई को की गई थी। 10 मई 1857 को मेरठ शहर में भारतीय सैनिकों के विद्रोह के रूप में शुरू हुआ था और जल्द ही भारत के ये अन्य हिस्सों में फैल भी गया था। नेक्स्ट है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी के द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो एनफील्ड, ठीक है।
1857 के सिपाही विद्रोह की घटना का जो तत्कालीन कारण था वो चर्बी लगे कारतूसों के प्रयोग को माना जाता है। तत्कालीन गवर्नर जनरल कैनिंग ने पुरानी और कई दशकों से उपयोग में लाई जा रही ब्राउन बैस बंदूक की जगह पे नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू कराया था। इस राइफल में कारतूस को लगाने से पहले दांतों से खींचना पड़ता था। इस बीच ये अफवाह फैली कि कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी लगी है। परिणाम स्वरूप हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क उठे, क्योंकि हिंदू गाय की चर्बी को मुंह से नहीं लगाना चाहते थे, ठीक है, जाहिर सी बात है, और मुसलमानों को सूअर की चर्बी से परेशानी थी, ठीक है, कि वो उसको भी मुंह से नहीं निकाल सकते थे। तो इसलिए वो भड़क उठे और 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ? तो सिपाही विद्रोह अभी हमने देखा 1857 में हुआ, और 1857 को प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक सशक्त विद्रोह था। विद्रोह का अंत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति और पूरे भारत पर ब्रिटिश राज के प्रत्यक्ष शासन से आरंभ के साथ हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो ये थी बेगम हजरत महल, ठीक है। सॉरी, बेगम हजरत महल ने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। वो वाजिद अली शाह की पत्नी और ब्रिजेश कादिर की माँ थी। उन्होंने लखनऊ अवध में विद्रोह का नेतृत्व किया था, ठीक है। अवध की रियासत से उस प्रसिद्ध योद्धा बेगम का नाम क्या है जिन्होंने 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के साथ होने वाली लड़ाई में भाग लिया? तो अभी हमने बताया था बेगम हजरत महल, जो कि वाजिद अली शाह की पत्नी थी, ठीक है। नेक्स्ट, किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की? तो अवध की बेगम हजरत महल ने जो है विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेज़ों को सहायता प्रदान नहीं की थी, ठीक है। तो जो 1857 का विद्रोह था, इसमें लखनऊ से बेगम हजरत महल ने नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह का जो प्रमुख कारण था ब्रिटिश सरकार की डलहौजी की हड़प की नीति, सामाजिक धार्मिक नीतियाँ आदि थी, और इस विद्रोह का प्रतीक चिन्ह जो था वो कमल का फूल और चपाती था। इस विद्रोह के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो कैनिंग था, ठीक है, ये बात याद रखनी है, उस समय कैनिंग था। नेक्स्ट, 1857 के विद्रोह के समय प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे यानी कि तात्या टोपे को अंग्रेज़ों ने 1859 में फांसी दी थी। तो कहाँ फांसी दी? तो शिवपुरी में दी थी, ठीक है। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है? रामचंद्र पांडुरंग था, ठीक है। ग्वालियर खो देने के बाद तात्या टोपे ने सागर और नर्मदा क्षेत्र तथा खानदेश और राजस्थान क्षेत्र में सफलतापूर्वक गोरिल्ला युद्ध का संचालन किया। 1 साल तक अंग्रेजी सेनाएं उन्हें पकड़ने में नाकाम रही और अंततः उन्हें उनके एक विश्वसनीय मित्र जिनका नाम मान सिंह था, उन्होंने उनके साथ विश्वासघात किया और इस कारण वे पकड़े गए। अब 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी के किले में उन्हें फांसी दे दी गई। अगर मान सिंह उनके साथ विश्वासघात नहीं करते तो तात्या टोपे कभी पकड़े नहीं जाते, ठीक है। तो पहले के राजा महाराजाओं के साथ यही होता था कि उनके विश्वास पात्र ही उनके साथ धोखा करते थे, जिस कारण से भारत में पहले तो मुग़लों का शासन हो गया, मुग़लों ने बहुत किया अत्याचार। बाकी सिर्फ फूट डालो की नीति के तहत ही ये होता था कि है ना, किसी को शासन सत्ता चाहिए तो वो जाके दुश्मनों से मिल गया, ठीक है। और उसके बाद यही काम अंग्रेज़ों के टाइम पर भी हुआ कि जब मुग़लों से छुट्टी पाई तो उसके बाद आ गए ये अंग्रेज़ भी यही चीज़ करते थे कि है ना, लालच देते थे, हम तुम्हें सत्ता पे बिठाएंगे, हम तुम्हें राजा बनाएंगे, और इसलिए से करके उनको ना भड़का देते थे, तो उनके विश्वास पात्र जो है लालच में विश्वासघात करते थे, ठीक है। फिर यही चीज़ जो है आज के वर्तमान समय में भी यही चीज़ है कि जो अभी भी जो आप देखते हो कि ना, अब तो खैर सत्ता शासन वाला हिसाब नहीं रह गया है काफ़ी हद तक, लेकिन अब ये हो गया है कि अब आतंकवादी वाला हिसाब हो गया है। उसमें उनको क्या बोला जाता है ना, कि उनको भी यही चीज़ का लालच दिया जा रहा है कि तुम
जो है ना तुम अल्लाह के लिए कर रहे हो, मतलब जैसे कि जो आतंकवादी जो पाकिस्तान से जो आतंकवादी होते हैं उनको यही सिखाया जाता है। जम्मू कश्मीर रेंज में जो रहते हैं, जितना भी आतंकवादी हो रहा है वो सारा का सारा उनको बस यही बोला जा रहा है कि ये ना आपके ईश्वर यानी आपके अल्लाह, आप जिनको मानते हो वो आपको बहुत रहमत अता करेंगे, बहुत अच्छे से आपको, है ना, तो ये सब आपका काम है। ये सारी चीज़ें मतलब उनको सिखाई जा रही हैं कि, है ना, और ये आप हमारा है ये। तो इस चीज़ से ये उनको भी एक तरीके का ना एक लालच दिया जाता है, तो वो यहाँ की इन्फॉर्मेशन वहाँ देते हैं और उनको लगता है कि वो भी एक तरह, जब पहले अंग्रेज़ों और मुग़लों का शासन था तो वैसे ही वो भी पूरे भारत पे शासन कर सकते हैं। तो ऐसा नहीं होगा, इम्पॉसिबल है। जितने भी विश्वासघात लोगों ने काम किया पहले भी, राजा महाराजाओं के टाइम पे, नवाबों के टाइम पे, उनके साथ जितने भी लोगों ने विश्वासघात किया, चाहे वो मुग़ल काल के टाइम पे नवाबों के साथ विश्वासघात हुआ हो, चाहे वो हिंदू राजाओं के साथ हुआ हो, जो महाराजा होते थे, सबके का क्या हुआ, शासन उसी ने किया जिसने ठीक तरीके से एक कायदे से गद्दी को पाया है। जिसने भी गद्दी को धोखाधड़ी से पाया उसका अंजाम क्या हुआ, आप पूरी हिस्ट्री में पढ़ सकते हैं, ठीक है। जिसने भी गद्दी को अच्छे से पाया है, ठीक है, वो सही से उन्होंने अपना शासन किया। जैसे कि अकबर हो गया, ठीक है, अकबर ने गद्दी को कोई धोखाधड़ी से नहीं पाया, उसको उसके पिता की मृत्यु के बाद उसको वो मिली, उसने किसी का कत्ल नहीं किया, किसी को मारा नहीं गद्दी के लिए। उसी तरीके से हमारे हिंदू राजाओं में भी जिनको गद्दी आराम से मिली वो उन्होंने शासन अच्छे से किया, लेकिन जितने भी लोगों ने विश्वासघात करके गद्दी को हथियाया उनके साथ भी बाद में हश्र उनका वैसा ही गया है। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी को देखो, उसने जलालुद्दीन खिलजी को मार दिया था धोखे से, तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी का क्या हुआ, उसको खुद कैसी मृत्यु उसको मिली। तो ये चीज़ उस टाइम पे बहुत होती थी और अंग्रेज़ बाद में तो बहुत इस पे उतर आए थे कि वो यही करते थे। चलो एनीवे, मैंने कुछ ज़्यादा ही बातें कर ली। आगे बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में कानपुर के नेता कौन थे? तो भाई कानपुर के नेता नाना साहब थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ आपको कि कानपुर में नाना साहब ने 1857 का विद्रोह किया था, ठीक है। नाना साहब का जो वास्तविक नाम था वो घोंदो पंत था। कहीं पे धोंदो पंत आता है, कहीं पे घोंदो पंत आता है, तो जो आपको मिले आप उस पर टिक मारिएगा, क्योंकि नाम कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के प्रमुख केंद्र मैं बता देती हूँ, जो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में आते हैं। तो पूछा जाता है कि दिल्ली से कौन लड़ रहा था भाई, तो दिल्ली से जो है वो जनरल बख्त खां लड़ रहे थे। अब ये बख्त खां कौन है, तो मैं आपको बताऊं, जो अंतिम मुग़ल शासक थे बहादुर शाह जफ़र, उनके ये सेनापति थे, ठीक है। वो लड़ रहे थे उनकी तरफ से दिल्ली से बख्त खां, ठीक है। लखनऊ से आपने अभी ऊपर क्वेश्चंस में पढ़ा, लखनऊ से बेगम हजरत महल लड़ रही थी, ठीक है। उसके बाद ग्वालियर से कौन लड़ रहा था, तो भाई ग्वालियर से जो है वो तात्या टोपे लड़ रहे थे, ठीक है। जगदीशपुर बिहार से कौन लड़ रहा था, तो जगदीशपुर बिहार से कुंवर जगदीश सिंह लड़ रहे थे, ठीक है। और झांसी से आपको पता ही है कि रानी लक्ष्मीबाई लड़ रही थी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कानपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? अगेन वही क्वेश्चन है, तो नाना साहब ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 का परिणाम था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया, बिल्कुल यही था, ठीक है। तो और अंग्रेज़ों ने फैसला किया कि सेना में भारतीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। अंग्रेज़ों ने भारत में लोगों को प्रथागत धार्मिक और सामाजिक प्रथाओं को चलने का फैसला किया, बिल्कुल नहीं। संविधानों की रक्षा की नीति को समाप्त कर दिया, नहीं। तो 1857 के विद्रोह का परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया जाना। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना में भारतीय सैनिकों के अनुपात को घटा दिया और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को क्या कर दिया था? बढ़ा दिया था, ठीक है।
कौन अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? तो अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। ठीक है, अवध के कृषक आंदोलन के नेता थे बाबा रामचंद्र। जो नाई धोबी सामाजिक बाइकॉट का एक स्वरूप था। ये आंदोलन किसानों के द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। कहाँ चला गया था? तो यूपी के प्रतापगढ़ जिले में ये किसानों के द्वारा ये चलाया गया था। ठीक है, बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में। आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पढ़ने वाले हैं ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। ठीक है, तो हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया है? तो हंटर आयोग ने जो है भाई बल दिया था प्राथमिक शिक्षा पर। ठीक है, तो 1854, ठीक है, 1854 के वुड डिस्पैच, किसके? वुड डिस्पैच। ठीक है, वुड डिस्पैच के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में W हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग नियुक्त किया गया था और ये आयोग मुख्यतः प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा की समीक्षा तक सीमित था। इस आयोग की रिपोर्ट में प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में किसके द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी वेलेजली के द्वारा, रिचर्ड वेलेजली के द्वारा। ठीक है, तो 1800 कोलकाता स्थित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 में रिचर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी। वे 1798 से 1805 के बीच, कब से कब तक? तो वेलेजली जो है वो 1798 से लेकर 1805 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। किसे अंग्रेजों के द्वारा शुरू किया गया सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो ये है भाई रेलवे। ठीक है, तो रेलवे जो है वो अंग्रेजों के द्वारा शुरू की गई थी और सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है। और आपको पता ही है कि भारत में रेलवे का शुरुआत जो है वो 16 अप्रैल 1853 से माना जाता है और जब प्रथम पैसेंजर ट्रेन जो है वो बम्बई के बोरीबंदर से ठाणे के बीच चली थी। और आपको ये भी पता है उस समय कौन था भाई? उस समय डलहौजी के शासनकाल में ये काम हुआ था। ठीक है, तो ये बात याद रखनी है, हम पहले क्वेश्चन ये देख चुके हैं। 1881 में केसरी अखबार की स्थापना किसने करी? तो ये बाल गंगाधर तिलक ने की थी। ठीक है, तो 1881 में केसरी अखबार की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा की गई थी। ये समाचार पत्र मराठी भाषा में प्रकाशित होता था और इसके साथ ही बम्बई से मराठा नामक समाचार पत्र का प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में तिलक के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक थे मोतीलाल नेहरू। स्वतंत्र समाचार पत्र पत्रिका के संस्थापक मोतीलाल नेहरू थे और इन्होंने इसका संपादन कब किया है? तो 1919 में। कब किया था भाई? 1919 में किया था। ठीक है, आगे बढ़े। भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किन्होंने की थी? तो वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना जो है वो अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ठीक है, और ये पत्र अंग्रेजी भाषा में आता था, यानी कि इंग्लिश में आता था। ठीक है, और इसमें भारत में वंदे मातरम पत्रिका ने राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेदों की ओर चलो, तो भाई सबको पता है वेदों की ओर चलो का नारा दयानंद सरस्वती जी का है और पुनः वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया और उनका जन्म 1824 में गुजरात के मोरबी नामक गांव में हुआ था और उनके बचपन का नाम मूलशंकर था। इन्होंने 1875 में आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की थी और इनकी पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों की ओर लौटो या वेदों की ओर वापस जाओ का नारा किसका है? तो भाई दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1875 में आर्य समाज की स्थापना करी? तो अभी मैंने बताया बम्बई, जो कि अब मुंबई हो चुका है। 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने करी है? तो भाई स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी है। कुछ क्वेश्चन पे टाइम नहीं बिताना है बिल्कुल। कौन से युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि कौन से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनके आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ये बात याद रखिएगा। क्वेश्चन अगर बार बार आ रहा है तो उसको निगलेक्ट नहीं करना है हमें, मतलब हम फटाफट कर ज़रूर रहे हैं, लेकिन याद रखना है कि इससे क्वेश्चन आए हैं कम से कम 4 से 5, तो वो टॉपिक को याद रखना है। ठीक है, कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता? तो पुराने पत्रों का एक समूह एक सेकेंड,
बाप रे, गला एकदम। पुराने पत्रों का एक समूह किसका है भाई? जवाहरलाल नेहरू का है। तो बिल्कुल सही बात है, ये जवाहरलाल नेहरू का है। समय का संक्षिप्त इतिहास अल्बर्ट आइंस्टीन का है। तो भाई देखो, पुराने पत्रों का एक समूह तो जवाहरलाल नेहरू का है, लेकिन समय का जो संक्षिप्त इतिहास है वो स्टीफन हॉकिंग का है। किसका है? मैं यहाँ बता देती हूँ। स्टीफन, अरे यार राइटिंग तो, स्टीफन हॉकिंग, अरे पेन को क्या हो गया? स्टीफन हॉकिंग। स्टीफन देख लिया, अब हॉकिंग देख लो। कैसी राइटिंग आ रही है पता है, इस पेन में ना कुछ गड़बड़ हो गया। तो स्टीफन हॉकिंग, इसको ना ठीक करना पड़ेगा। स्टीफन हॉकिंग के द्वारा किया गया है, ठीक है, ये इन्होंने की है। अब आगे इसके और विकल्प देख लेते हैं। मिडसमर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर की है, बिल्कुल। राजनीति अर्थव्यवस्था की आलोचना में योगदान, ये कार्ल मार्क्स की है, बिल्कुल ठीक है, सही है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में क्या हुआ भाई? तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में रामकृष्ण मिशन की क्या हुई है? स्थापना हुई है, ठीक है। तो स्वामी विवेकानंद का जो जन्म होता है वो 12 जनवरी 1863 को होता है। कहाँ होता है? तो भाई कलकत्ता में होता है। इनके बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था। दक्षिणेश्वर के स्वामी कहे जाने वाले रामकृष्ण परमहंस जी के ये शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो भाई रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो बेलूर मठ में है, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने कब करी है? तो अभी हमने ऊपर देखा था 1897 में करी है। 1909 में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत इसे विधिवत औपचारिक रूप से पंजीकृत कराया गया। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय जो है वो हावड़ा के बेलूर में है, ठीक है। और मिशन का नामकरण रामकृष्ण परमहंस के नाम पर हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों ने डैश घोषित किया। तो क्या घोषित किया है भाई? तो कन्या हत्या को अवैध घोषित किया था, ठीक है। कन्या शिशु वध की प्रथा जो है वो मूलतः राजपूतों में और उच्च वर्ग के बंगालियों में प्रचलित थी, जो कन्याओं के जन्म लेते ही उन्हें मार डालते थे। भारतीय समाज में प्रचलित इस कुप्रथा को समाप्त करने के उद्देश्य से बंगाल के गवर्नर जनरल जॉन शोर के समय पे 1795 के बंगाल विनिमय अधिनियम के नियम 21 तथा बेलेजली के समय 1804 के बंगाल विनियमन अधिनियम के तहत कन्या शिशु हत्या को क्या किया गया था? अवैध घोषित किया गया था, ठीक है। तो ये दोनों ईयर आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है 1891 में बी मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमति की उम्र अधिनियम को पारित किया गया, जिसके अनुसार डैश वर्ष के कम की बालिका के विवाह पर प्रतिबंध था। तो भाई 12 वर्ष से जो कम की कन्या होती थी उसके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो बात करते हैं 1891 में ब्रिटिश सरकार ने BM मालाबारी के सहयोग से एज ऑफ कंसेंट एक्ट, क्या था? एज ऑफ कंसेंट एक्ट था, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया गया, जिसके अनुसार 12 वर्ष से कम आयु की कन्याओं के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया। बाल गंगाधर तिलक ने इस एक्ट का विरोध करते हुए इसे भारतीय सामाजिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप माना है, ठीक है। तो ये लाइन भी याद रखिएगा कि उन्होंने विरोध किया था इस बात का, जबकि ये गलत चीज़ थी, विरोध नहीं करना चाहिए था, ठीक है। और कम बालिक विवाह में प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो चीज़ पे पता नहीं क्यों विरोध किया था, जो भी उनकी मान्यता होगी। नेक्स्ट है 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो 1828 में ब्रह्म समाज की जो स्थापना है वो राजा राममोहन राय के द्वारा की गई थी, ठीक है। और जिसे आगे चलकर ब्रह्म समाज के नाम से जाना जाता है। तो ब्रह्म सभा नाम था इसका, जो बाद में ब्रह्म समाज बन गई थी, ठीक है। नेक्स्ट है मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने करी? तो मुक्त भारत समाज की स्थापना वीर सावरकर ने की थी, ठीक है। तो मुक्त भारत समाज या फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने इतावली राष्ट्रवादी ग्यूसेफ मैजनी के विचारों के आधार पर की थी, ठीक है। सावरकर ने लंदन प्रवास के दौरान इस संस्था की क्या की थी? स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें मिलान करना है हमें, ठीक है।
तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने करी भाई? तो भाई ब्रह्म समाज की स्थापना करी है राजा राम मोहन राय ने। ठीक। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने करी है। आर्य समाज की स्थापना किसने करी? तो भाई दयानंद सरस्वती ने करी है। और सत्यशोधक समाज की स्थापना करी है ज्योतिबा राव फुले ने। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के लिए 1896 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी थी? तो भाई रामकृष्ण परमहंस ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में स्वामी विवेकानंद के द्वारा मानवीय राहत और सामाजिक कार्य करने के उद्देश्य की गई थी। नहीं सॉरी, विवेकानंद है, इसमें ऑप्शन गलत लिखा हुआ है। ठीक है, ये है। ठीक है, की गई थी। विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे। ठीक है, चूँकि ये गलत तरीके से छपा है तो 1896 के स्थान पर यहाँ पे 1897 होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने 1897 में की थी विवेकानंद जी ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश शासन के आगमन से पहले भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। उस समय निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख व्यवसाय नहीं था? तो भाई पर्यटन नहीं था, कृषि थी, हस्तशिल्प होता था और आपका निर्माण भी होता था। तो भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पूर्व यहाँ की एक स्वतंत्र व्यवस्था थी। गांव में किसान और व्यवसायी बहुत कुछ आत्मनिर्भर थे। वे खेती और अपनी ज़रूरत की चीज़ें स्वयं ही उत्पादित कर लेते थे। लेकिन ब्रिटिश शासन ने भारतीय लघु और कुटीर उद्योगों का विनाश कर दिया। स्पष्टतः भारत में उस समय पर्यटन एक उद्योग के रूप में स्थापित नहीं हो पाया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ भारतीय अर्थशास्त्री ब्रिटिश शासन के दौरान भारत राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास करते थे। निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री वो नहीं है? तो भाई इसमें आपके प्रश्न अभी बना लेंगे। प्रशांत चंद्र महालनोबिस है। ठीक है, तो भाई दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन किया है, VKRV राव ने भी किया है और RC देसाई ने भी किया है। ठीक है, तो प्रशांत चंद्र महालनोबिस भारत के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी थे। उन्होंने भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे को तैयार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। दादा भाई नौरोजी, VKRV राव और RC देसाई ब्रिटिश कालीन अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्री थे जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय आय का मूल्यांकन करने का प्रयास किया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? तो भाई ये निर्भर थी आपकी प्राथमिक क्षेत्र पर। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की जो अधिकांश जनसंख्या थी उसकी जीविका प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। आज़ादी के समय भारत की लगभग 70 से लेकर 75% जो जनसंख्या होती थी वो कहाँ रहती थी? तो भाई वो गाँवों में रहती थी। ठीक है, जो आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से किसका नाम जुड़ा है? तो 1875 के अलीगढ़ आंदोलन से नाम जुड़ा हुआ है सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, तो अलीगढ़ आंदोलन आपका 1875 में हुआ। इसके प्रवर्तक सर सैयद अहमद खान थे। इस आंदोलन का उद्देश्य मुसलमानों की स्थिति सुधारना था। सर सैयद अहमद खान अंग्रेजी शिक्षा और विज्ञान के द्वारा मुस्लिम समाज को शिक्षित तथा उसे आधुनिकता से परिचित कराना सबसे बड़ा समाज सुधार मानते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो भाई यहाँ पे हो जाते हैं हमारे क्वेश्चंस ख़त्म। तो आज का हमारा ये जो है ना फिनिश हो गया है टॉपिक। हमने पूरा आज का मत करो बेटा धन्यवाद। ठीक है, तो ये कंप्लीट कर लिया है। अब हम कल पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन थोड़ा सा और बड़ा है, लेकिन हमें एक ही वीडियो में पूरे टॉपिक ख़त्म करने हैं क्योंकि अब समय नहीं है तो क्या कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आपका आज मैं थोड़ा स्लो थी तो इसलिए थोड़ा ये ज़्यादा बड़ा हो गया। कल थोड़ा फास्ट करने की कोशिश करूँगी ताकि जल्दी कवर अप हो जाए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 2x स्पीड पर देखिए, बस देखिए ज़रूर। ठीक है, 2-3 बार उसको सुन लीजिए, देख लीजिए, आपको क्वेश्चन याद हो जाएंगे क्योंकि PYQ का बहुत बड़ा रोल होता है हमारे एग्ज़ाम में। क्वेश्चन कई बार होते हैं रिपीट हो जाते हैं, फंसते हैं और आप खुद देख रहे हो कि PYQ में कितने क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स में। ठीक है, तो कंप्लीट कर लीजिएगा। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब करिए, स्टडी विद अनु को लाइक करिए, स्टडी विद अनु को शेयर करिए। थोड़ा सा भी यूज़फुल है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। ठीक है, थैंक यू। अब मिलते हैं कल अपने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। ठीक है, तो कल पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हम कंप्लीट करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, सफलता ज़रूर मिलेगी।